सो आज से जैसा कि आपको पता ही है, राइटिंग की एकेडमिक राइटिंग की अपना क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो नेक्स्ट 15 डेज तक चलेगी। और मैं अपना 100% ट्राई करूँगा कि हर एक बच्चे की हर एक प्रॉब्लम मैं क्लियर कर सकूँ, सॉल्व आउट कर सकूँ। सो अगर क्लास के ड्यूरिंग किसी भी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो नीचे एक चैट सेक्शन है जिसका यूज़ आप कर सकते हो। इन द केस वो क्लास के बाद मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकता है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट की जाएगी, तो नो इशू। किस बच्चे का लिंक नहीं हो रहा, प्लीज सेंड मी लिंक फॉर द जूम क्लास। ग्रुप में लिंक सेंड है ना? प्लीज मेक मी श्योर भी मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आज की जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। प्लीज अपने अपने जो माइक हैं वो टर्न ऑफ करें। अपने अपने माइक एक तब और एक मिनट, मैं अपने आप कर रहा हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। जस्ट सॉरी, just give me a minute। तो किस किस बच्चे को टास्क 1 में प्रॉब्लम है? सर टास्क 1 टास्क 2 दोनों को प्रॉब्लम है सर। कोई इशू नहीं है, सारी सॉल्व आउट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने 15 डेज का है तो 15 का 16 17 भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है मुझे। लेकिन आप सबकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट करने के बाद ही क्लास और ये बैच फिनिश होगा। थैंक यू सर। Speak loudly. I can't hear your voice. मेरी वॉइस कम आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. नो सर, योर वॉइस इज गुड। प्लीज चेक द कनेक्शन। किसी बच्चे का अगर लो है तो वॉइस कई बार लो जाती है। नो इशू, ये जो आपका वॉइस वाला जो इशू है ये कल और अच्छे से सॉल्व आउट हो जाएगा, क्योंकि आज थोड़ा माइक मेरा जो है वो थोड़ा सेट नहीं हो पा रहा, तो ओरिजिनल वॉइस ही जो जा रही है, कल से माइक यूज़ कर लेंगे, नो इशू। तो मैं अब आपके सामने स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ और क्लास स्टार्ट करते हैं देन आप। तो आपके सामने स्क्रीन शेयर हो चुकी है, सभी बच्चों को दिखाई दे रही है स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, नो इशू, चैट बॉक्स। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी को वॉइस में प्रॉब्लम है आ रही है तो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, मैं उसको लिंक शेयर कर दूंगा, आप दोबारा से इसको चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर किसी का कोई चीज़ रह भी जाए तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा, तो आपका जो भी रहेगा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा उसमें। तो यहाँ पे मेरे सामने है आज डे 1 में मैं आपका क्लियर करने जा रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट ऑफ राइटिंग।
तो सबसे पहले ना ज़्यादातर जो बच्चे हैं अराउंड 60 to 70% बच्चे हैं, उनको बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर राइटिंग का। उसको उनको उनका रहता है भी इंस्टीट्यूट में जाना है, वहाँ पे टीचर्स क्या करेंगे, टास्क 1 के टेम्पलेट्स दे देंगे, टास्क 2 के टेम्पलेट्स दे देंगे और आप लिखना स्टार्ट कर दोगे और यही उनका प्रॉपर स्केड्यूल बन जाता है टास्क 1 की या टास्क 2 भी। कोई बेसिक नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब यहाँ पे क्या रहता है, जो आपका टास्क 1 रहता है वो 3 बैंड्स का रहता है, ठीक है, और टास्क 2 के आपको मिलते हैं 6 बैंड। तो अगर 3 बैंड्स हैं उसके 6 बैंड्स हैं, मतलब ये टास्क 1 थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा। तो टास्क 1 में आप 150 वर्ड्स के अराउंड आपको लिखना रहता है और टास्क 2 में आपने लिखने हैं 250 वर्ड्स, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम यहाँ आती है अभी जो बच्चे 5.5 पे स्टक कर जाते हैं, सबसे जो मेन कारण उनका रहता है इग्नोरेंस ऑफ टास्क 1। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स, ज़्यादातर टीचर्स, बच्चे भी टास्क 1 को इग्नोर कर देते हैं। उनका ये मानना है भी टास्क 1 तो लाइक इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन मैं कहूँगा जो 80% बच्चे जो 5.5 पे रह जाते हैं, सबसे मेन कारण इग्नोरेंस ऑफ टास्क 1 है। अगर आप टास्क 1 को इतना अच्छे से कर लें, जैसे ये 3 बैंड का है ना, अगर आप इसको इतना अच्छे से कर लें कि इसमें 2.5 बैंड आप ले सकते हैं एक टास्क 1 को अच्छे से करने से। अगर मान लीजिए 2.5 बैंड आपने ले लिए, तो अगर जिस बच्चे की रिक्वायरमेंट 6 बैंड है तो उसे इस 6 में से ओनली 3.5 बैंड ही चाहिए। अगर किसी ने 7 जाना है तो 4 में से 4.5 बैंड चाहिए, और 4.5 बैंड टास्क 2 में लेने कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कैसे आएंगे टोटल 7 बैंड, जब आप टास्क 1 में 2.5 बैंड लेंगे, राइट। आई एम वन ऑफ देम, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2.5 बैंड कैसे मिलेंगे टास्क 1 में, तो सबसे पहली क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं भी एक 3 बैंड में से 2.5 बैंड कैसे लेकर आने हैं। तो राइटिंग के टास्क 1 और टास्क 2 जिस बच्चे ने भी क्लियर करना है वो अपने माइंड में एक ये 3 मैजिकल वर्ड्स को बिठा ले। ये 3 मैजिकल वर्ड्स क्या है, इनको मैंने क्यों 3 मैजिकल वर्ड्स नेम दिया है, क्योंकि आपका सारा का सारा टास्क 1 और टास्क 2 इनफ की आपकी आइल्स की स्पीकिंग भी इन 3 वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और ये 3 मैजिकल वर्ड्स क्या हैं, इजी टू अंडरस्टैंड। कहने का क्या मतलब है, इजी टू अंडरस्टैंड। ऐसी अगर राइटिंग कर रहे हो तो ऐसी चीज राइट करो जो आगे जो एग्जामिनर है उसके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू अंडरस्टैंड, उसके लिए समझनी आसान हो। जो चीज आपके लिए लिखनी आसान है वही चीज एग्जामिनर के लिए समझनी आसान है। तो बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, जिसके कारण एग्जामिनर भी परेशान हो जाता है बेचारा भी क्या लिख रखा है इसने उसको। कई बच्चे तो मैंने ऐसे देखे हैं जो लाइक जब लिखते हैं ना टास्क 1 या टास्क 2, अपनी डिक्शनरी खोल लेंगे या गूगल खोल लेंगे, उससे सिनोनिम्स देखेंगे फिर लिखेंगे, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं ना कि एग्जामिनर भी बेचारा हैरान हो जाता है भी ऐसे वर्ड्स कहाँ से लाते हैं। आप एक चीज़ नोट करना भी, एक जो इंग्लिश पीपल होते हैं या आप लगा लो भी कोई नेटिव है इंग्लैंड का, चाहे यूएसए या जो भी आपके इंग्लिश जो बोलते हैं, कभी भी वो बंदे कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी का यूज़ नहीं करते। आप नॉर्मल जो बोल रहे होते हैं ना, अगर आप में से कोई भी बंदा बाहर टूर या ट्रैवलिंग के लिए गया हो किसी कंट्री में, इंग्लिश कंट्री में, तो आपको उनकी बहुत अच्छे से समझ आती है। आप कोई भी इंग्लिश मूवी देख लें, नीचे सबटाइटल ऑन होंगे, या किसी का कोई लेक्चर सुन लें सबटाइटल ऑन करके, वो इतने इजी चीज़ें बोलेंगे कि आपको समझ आती हैं। तो आइल्स भी यही है, आइल्स भी इजी टू अंडरस्टैंड ही है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लें। सबसे पहली चीज़, ये 15 डेज़ की क्लास इसी पे ही डिपेंड रहेगी सारी की सारी। जो भी चीज़ करवाऊंगा वो इजी टू राइट एंड इजी टू अंडरस्टैंड होगी एग्जामिनर के लिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ना ही पूरी क्लास के ड्यूरिंग, ना ही पूरे बैच के ड्यूरिंग मैं एक वर्ड, एक वोकेबलरी भी ऐसी नहीं लिखूंगा जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी। और मैं इस चीज़ की आपको श्योरिटी देकर जाऊंगा
भी अगर आप ऐसा लिख कर जाओगे आप 7+ बैंड तक ईजिली जा पाओगे, बहुत ईजिली जा पाओगे। और ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं उनके रिजल्ट्स बोल रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी बात मैं कह रहा था, सबसे पहले मैंने स्टार्ट की थी 2.5 बैंड लेने हैं टास्क 1 में। सबसे पहले टास्क 1 की बात करूंगा। 2.5 बैंड लेने हैं। मैंने कहा था भी क्यों नहीं आते, क्योंकि बच्चे टास्क 1 को करते हैं इग्नोर। ठीक है, टास्क 2 में 4.5 बैंड मैं आपको दिला दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आपको सबसे पहले सीखना है 2.5 बैंड लेने आउट ऑफ 3 टास्क 1 से। तो सबसे बड़ा कारण क्या रहता है टास्क 1 में, बच्चे क्या करते हैं, उनको सेंटेंस वेरिएशन नहीं पता, वेरिएशन इन सेंटेंसेस की नॉलेज नहीं है। वेरिएशन इन सेंटेंसेस का यहाँ पे क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बच्चे भी बच्चों के पास सेम टाइप्स की लाइंस हैं, उनके पास लाइक अगर कोई चीज ऐसी आज मान लीजिए कोई एक ग्राफ है, एक मिनट शेयर करता हूँ आपके साथ, जस्ट गिव मी अ मिनट, टेबल, ओके। दिखाई दे रहा है ये न्यू ये स्लॉट खुला है? No, sir. नहीं दिखाई दे रहा? नो सर। एक मिनट एक मिनट, अब दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, तो ये देखो, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक 2-4 लाइंस लिखी थी। दिक्कत क्या आती है बच्चों को टास्क 1 में, मान लीजिए मेरे पास एक ये लाइन ग्राफ है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 3-4 कार्स की कंपनीज हैं, मान लीजिए सिर्फ एक ही कंपनी है, ठीक है। ये ऐसे एक लाइन आ गई, ऐसे आ गई, ऐसे ऐसे आ गई। तो यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ पे मैंने जैसे लिख रखा है, द कार मैन्युफैक्चर्स बाय टाटा मोटर्स इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2010। ठीक है, कोई भी एक रैंडम एग्जांपल उठा लिया, कोई भी एक लाइन उठा ली, जरूरी नहीं है यही उठानी है, लेकिन मैंने ये लिखी है। अब टास्क वेरिएशन, सॉरी सेंटेंस वेरिएशन कैसे बनानी है, आपने क्या करना है, चाहे देखो टास्क जो 1 है उसमें क्या रहता है, टास्क 1 आपके 6 टाइप्स के होते हैं अराउंड, जो मेन रहते हैं, जो आपके टास्क 1 रहते हैं वो आपके 6 टाइप्स के रहते हैं अराउंड। अब उनमें से क्या रहता है, उनमें से 4 जो हैं वो आपके डाटा बेस्ड टास्क 1 है। डाटा 4 कौन से हैं वो, आपका पाई चार्ट, आपका लाइन ग्राफ, आपका टेबल एंड आपका बार ग्राफ। मतलब इन चारों में जो डाटा यूज़ किया जाता है, इसलिए ये डाटा बेस्ड है। आपके जो 2 रह चुके हैं वो रहते हैं थ्योरी बेस्ड। थ्योरी बेस्ड कैसे, क्योंकि उनमें डाटा यूज़ नहीं होता। थ्योरी बेस्ड कौन सा आ गया, एक तो आपका आ गया मैप और सेकंड वन आपका आ गया प्रोसेस। तो अब जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो सिर्फ मैं डाटा बेस्ड की एक बार बात स्टार्ट कर रहा हूँ, जो आपका लाइन पाई लाइन टेबल और बार, ठीक है। ये जो जितने भी टाइप के डाटा बेस्ड आपके टास्क 1 है, पाई लाइन टेबल बार, मैं जो बात करने जा रहा हूँ ये इन चारों पे बेस्ड है। चारों के चारों की सेंटेंस फॉर्मेशन सेम टाइप से होगी जैसे मैं आज बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या रहता है, इन 4 टास्क में एक जो चीज़ कॉमन है, वो कॉमन क्या है आज मैं आपको बताता हूँ। चाहे किसी भी टाइप का डाटाबेस टास्क आ जाए, उसमें क्या रहता है, 4 चीज़ें कॉमन रहती हैं। सबसे पहले तो कोई भी टास्क हो उसमें ये चीज़ तो जरूर होगी भी किसके बारे में बात हो रही है। जैसे ये जो लाइन है इसमें टाटा मोटर्स द्वारा कार मैन्युफैक्चरर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो एक नंबर आ गया ये, मतलब जिसके बारे में बात हो रही होती है। दूसरा, वो चीज़ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, ये आ गया दूसरा नंबर। और तीसरा, वो चीज़ कितनी इंक्रीज और कितनी डिक्रीज हो रही है, ये हर एक टास्क में मिलेगा आपको। चाहे आपका पाई हो उसमें भी डाटा मिलेगा, इंक्रीज डिक्रीज वो भी मिलेगा पाई में, लाइन में भी मिलेगा, टेबल में भी मिलेगा, बार में भी मिलेगा।
परसेंटेज भी मिलेगी उसमें, मतलब चारों में आपको ये चीज़ें चारों मिलेंगी। और चौथी कौन सी भी, टाइम पीरियड, कब के टाइम पीरियड की बात हो रही है। मतलब ये चार चीज़ें आपको हर एक डाटाबेस टास्क में मिलेंगी। एक तो जिसके बारे में बात हो रही है, दूसरा वो चीज़ इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, तीसरा वो कितनी इंक्रीज कितनी डिक्रीज हो रही है, चौथा कब, टाइम पीरियड। अब यही चार चीज़ों को आपने घुमाना है और आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसे बनेगी। अब एक ही लाइन से मैं आपको 6 से 7 तरीके की सेंटेंस फॉर्मेशन बताता हूँ। सबसे पहले देखो, एक नंबर ये होगी, सीधा लिख दिया था, कार मैन्युफैक्चर बाय टाटा मोटर इंक्रीज बाय 10% 2010। अब क्या करना है, जो सेकंड है इसको उठाना है। सेकंड क्या थी आपकी, इंक्रीज और डिक्रीज वाली, इसको मैंने उठाया यहाँ पे ले गया। ठीक है, अब मैंने इंक्रीज की जगह पे यहाँ पे लिख दिया इंक्रीमेंट। ठीक है, अब आई है तो एन आएगा आगे, मैंने लिखा। अब मैं सेकंड वाली लाइन इंक्रीज डिक्रीज से शुरू करूंगा। एन इंक्रीमेंट ऑफ अबाउट 10% वॉज नोटिस्ड इन द कार मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाटा मोटर्स इन 2010। मतलब मैंने दूसरी सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए दूसरा जो मेरा जो कॉमन थिंग्स थी उसको उठा लिया। अब तीसरे तरीके से करना है, मैं तीसरे को उठा लिया, ये लिख दिया तीसरा क्या है, मतलब डाटा को आगे लेकर आना है। मैंने लिखा 10%, देखो डाटा को आगे ले आया। 10% ऑफ इंक्लाइन वाज अकाउंटेड इन द मैन्युफैक्चरिंग रेट ऑफ टाटा मोटर्स इन 2010। एक ही लाइन से 3 लाइनें बन गई। अब चौथा क्या था, टाइम पीरियड, ये देखो चौथे को उठाया, ये ले गया, टाइम पीरियड को आगे ले आया। इन 2010 टाटा मोटर्स मैन्युफैक्चर 10% मोर कार एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। मतलब एक ही लाइन से चार सेंटेंस फॉर्मेशन बन चुकी है आपकी, एक ही लाइन से। तो चारों की फॉर्मेशन इतनी ब्यूटीफुल और इतनी अमेजिंग लग रही है, आप रिपीट कर ही नहीं सकते। अब क्या होगा, मान लीजिए ऐसे इस टाइप के जो टास्क आते हैं उसमें क्या रहता है, एक टाटा मोटर्स का, एक Hyundai कंपनी का, एक आपका लगा लो आप होंडा का आ जाएगा, एक लाइन आपकी मान लीजिए कोई और कार ओडी या किसी के भी आ जाएगी। ठीक है, अब आपने ऐसे उन लाइंस की सेंटेंस फॉर्मेशन में वेरिएशंस दिखानी है। ऐसे एक बीपी में 4 से 5 लाइनें ही आती हैं टास्क 1 में। अब और मैं आपको एक फॉर्मेशन और बताता हूँ। 4 तो ये होगी, आगे आप एक और यूज कर सकते हो, देयर हैज बीन से। देयर आपने माइंड में रखना है, मैं एक फॉर्मेशन में ऐसी बनाऊंगा जो देयर हैड बीन से स्टार्ट होगी। पास्ट है तो देयर हैड बीन एन राइज ऑफ अराउंड 10% was seen in the मैन्युफैक्चरिंग को प्रोडक्शन भी लिख सकते हो, प्रोडक्शन ऑफ, सिनोनिम आपको यूज करने आने चाहिए, टाटा मोटर्स कब, इन 2010। देखो एक ही लाइन से पांच तरीके की लाइन, एक ही लाइन से 5 लाइनें बन चुकी हैं। एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये और पांचवी ये। एक बीपी में 5 या 6 से लाइनें ऊपर होती नहीं है टास्क 1 में। अगर ऐसे आपने 5 एक अलग अलग टाइप्स की लाइन एक बीपी में डाल दी तो एग्जामिनर ने तो वैसे ही इंप्रेस हो जाना है आपसे भी, वाह भी बच्चे ने कोई लाइन रिपीट ही नहीं की। ऐसे आपने बीपी की फॉर्मेशन करनी है आपके टास्क 1 में कि कोई लाइन रिपीट ना हो। हाँ, एक लाइन एक बीपी में रिपीट ना हो, नेक्स्ट बीपी में रिपीट हो सकती है, कोई इशू नहीं है उस चीज़ का, लेकिन एक बीपी में सेम टाइप की दूसरी लाइन की फॉर्मेशन आप मत करना। जब बीपी 2 बनाओगे उसमें आप सेम टाइप की फॉर्मेशन बना सकते हो जो बीपी 1 में दी है, लेकिन सेम बीपी में कोई 2 टाइप की फॉर्मेशन मत करना। तो ऐसे आप टास्क 1 की फॉर्मेशन लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे आप टास्क 1 की फॉर्मेशन लिख सकते हो। अब दूसरा सबसे बड़ा कारण जो आपको 3 आउट ऑफ 2 बैंड दिलवाएगा आपके टास्क 1 में, वो आती है आपकी इंट्रोडक्शन। अब मैं एक लाइन लिखता हूँ और एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा सारे बच्चों से, मुझे जवाब देना आप। यहाँ पे मैं एक इंट्रो लिख रहा हूँ, द गिवन लाइन ग्राफ represents
the percentage of car manufacturing by 4 different brands in 2010। तो इस टाइप की जो इंट्रो वो कितने बच्चे लिखते हैं ऐसे, मतलब टास्क 1 की इंट्रो ऐसे कितने बच्चे लिखते हैं? बताएं मुझे, चैट में बता दें भी इस टाइप से, चाहे लाइन हो बार हो, वो ऐसे इंट्रो स्टार्ट करते हैं टास्क 1 की और ऐसे लिखते हैं। कितने बच्चे ऐसे लिखते हैं? सर हम ऐसे ही लिखते थे। ओके, हाँ जी, क्योंकि राइट। उन्होंने सेंटर में ऐसे बताया था, सो देयरफॉर यस सर। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ भी ये होती है एक्टिव। ठीक है, ये जो टाइप है ऐसे जो आप इंट्रो लिखते हैं इसको बोलते हैं एक्टिव फॉर्म, इसे बोलते हैं एक्टिव फॉर्म। ठीक है, और लगभग आप नहीं, तकरीबन 80% स्टूडेंट्स ऐसे ही लिख कर आते हैं। अगर आप सेम टाइप की चीज़ें एग्जामिनर को दोगे ना तो वो कभी इम्प्रेस नहीं होगा। अब आप देखो भी टास्क 1 का फर्स्ट इम्प्रेशन आपकी इंट्रो से ही जाएगा। ज़्यादातर बच्चे स्टार्टिंग में टास्क 1 लिखते हैं और टास्क 1 में सबसे पहले क्या आता है? इंट्रोडक्शन। और 80% बच्चे सेम टाइप की इंट्रोडक्शन लिख कर आते हैं। अगर सेम टाइप की इंट्रोडक्शन ऐसे बच्चे लिखते हैं तो एग्जामिनर कैसे इम्प्रेस होगा, कैसे आपको 2.5 बैंड देगा? अब मैं आपको बताता हूँ, आपने एक्टिव से अपनी जो इंट्रो है उसको चेंज कर देना है पैसिव फॉर्म में। एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। आपको बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा तरीका बताऊंगा और ऑटोमेटिक ही आप कन्वर्ट करना शुरू कर दोगे अपनी इंट्रो को एक्टिव से पैसिव फॉर्म में। बहुत इजी है। आपने क्या करना है, अपनी जो इंट्रो है उसको लिखने से पहले ये इन वर्ड से स्टार्ट करनी है। द इंफॉर्मेशन अबाउट। तो कोई भी ऐसे आ जाए, चाहे लाइन, चाहे बार, चाहे टेबल, चाहे पाई, चाहे मैप, चाहे प्रोसेस, ठीक है, ये चीज़ सारे के सारे टास्क 1 में अप्लाई होती है। किसी भी टाइप का टास्क आ जाए उससे पहले ये 3 वर्ड्स लिख देना। सबसे पहले द इंफॉर्मेशन अबाउट, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, जैसे इंफॉर्मेशन यहाँ पे है परसेंटेज ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग बाय 4 डिफरेंट ब्रांड्स, वो लिखनी है। द इंफॉर्मेशन अबाउट द percentage of car manufacturing by 4 different brands। ठीक है, यहां तक आपकी इंफॉर्मेशन आ गई। अब आपका शुरू होगा पैसिव फॉर्म का रूल। पैसिव फॉर्म में क्या होता है? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, एक चीज है तो आएगा इज रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे लिखते थे, अब रिप्रेजेंट्स को लिखना है थर्ड फॉर्म में, रिप्रेजेंटेड। बहुत सारे बच्चे अलग अलग यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कई बच्चे डिपिक्ट वर्ड यूज़ करते हैं तो आप लिखोगे डिपिक्टेड। कई बच्चे यहाँ पे एक्सप्लेन वर्ड यूज़ करते हैं तो आप लिखोगे एक्सप्लेन्ड। मतलब जो भी आप वर्ड लिखते हो उसको थर्ड फॉर्म में आपने यहाँ पे लिख देना है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, उसके बाद लिखना है बाय गिवन। जो भी ग्राफ है, लाइन है तो लाइन, बार है तो बार, टेबल है तो टेबल, जो भी ग्राफ है उसका यहाँ पे लिखो। कब? इन 2010। तो ऐसे आप एक एक्टिव फॉर्म से एक पैसिव फॉर्म में अपनी इंट्रो को बड़ी इजीली चेंज कर सकते हो और इससे क्या होगा, एग्जामिनर सच में इम्प्रेस होगा। अगर आप कोई एक अलग हटके कोई चीज़ उसको दोगे तो वो बिल्कुल इम्प्रेस होगा ही होगा।
तो ये रहती है आपकी पैसिव फॉर्म। तो ऐसे अगर आपकी इंट्रो है और ऐसे अगर आपकी बीपी की फॉर्मेशन है इस तरीके से अलग अलग वेरिएशंस के साथ, तो इम्प्रेस बिल्कुल होगा ही होगा आपका एग्जामिनर, 100% श्योर है। ठीक है, इसके बाद आती है आपका, इसके बाद आता है आपका ओवरऑल। कई बच्चों के माइंड में ये डाउट है सर ओवरऑल पहले लिखना है या बाद में लिखना है, ओवरऑल इंट्रो से बाद में आएगा या बिल्कुल लास्ट में आएगा। तो ऐसा कोई रूल नहीं है यार, तो जैसा चल रहा है आप इंट्रो के बाद अपना ओवरऑल लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसमें आप कोई कंफ्यूजन मत हो। अब मुझे ये बताओ किसी बच्चे को इंट्रो में कोई डाउट है? जैसे मैंने ये इंट्रो लिखी है तो किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें? नो सर। क्लियर है? नो सर। यस सर। और यहाँ यस। पे जो आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन है वो क्लियर है, इनमें कोई डाउट? नो नो सर। सर। No, sir. ओके, तो मैं अब आपको ना ओवरऑल क्लियर करके देता हूँ। ओवरऑल डाटाबेस का देखो, जो आपका मैप है और जो प्रोसेस है उसका तो ओवरऑल बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, वो आपको पता ही है। ठीक है, लेकिन अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ डाटाबेस का, मतलब आपके पाई का, टेबल का, बार का और लाइन का। ठीक है, तो इनका मैं पहले डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ लाइन ग्राफ का। ठीक है, देखो जो लाइन ग्राफ होता है ना उसमें ट्रेंड रहता है। मान लीजिए कोई लाइन ऊपर जा रही है, कोई लाइन ऐसे ऊपर जा रही है। ठीक है, चाहे वो थोड़ी बहुत ऊपर जाए, थोड़ी नीचे होकर, चाहे ऊपर जाए, लेकिन ये ऊपर जा रही है। तो इस तरीके की अगर कोई लाइन दिखती है आपको तो उसको आप बोल सकते हो कि ये जो लाइन है ये अपवर्ड ट्रेंड शो कर रही है। ठीक है, अगर सेम इसके अपोजिट अगर कोई लाइन आपको मिल रही है ऐसे और जो नीचे की तरफ मूव हो रही है, तो आप इसको लिख सकते हो ये जो लाइन है ये डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रही है। ठीक है, मान लीजिए ये जो लाइन है इसको मैं सपोज कर लेता हूँ, कोई एक वर्ड है ए और मेरे पास ये एक लाइन है, इसको मैं सपोज कर लेता हूँ बी। तो अगर आपको ऐसा कोई ग्राफ आता है, जरूरी नहीं है एक लाइन हो, मान लीजिए बार ग्राफ में 4-5 लाइनें होती हैं, 4-5 में से 2 लाइंस तो ऊपर की तरफ जाती हैं। ठीक है, 2 लाइंस ऊपर की तरफ मान लीजिए जा रही हैं, 2 नीचे की तरफ आ रही हैं। ठीक है, चलो एक चीज़ और रहेगी, देखो जो ऊपर जा रही है उसको अपवर्ड ट्रेंड, जो नीचे आ रही है उसको डाउनवर्ड ट्रेंड। और कई बार ऐसा भी रहता है, कई बार कोई लाइन है वो करती नहीं है चेंज, वो स्टेबल रहती है, तो उसको आप बोलेंगे कि वो जो लाइन है वो है कांस्टेंट, या फिर वो शो कर रही है नो चेंज, या फिर वो लाइन क्या है, स्टेबल है। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं। अब मान लीजिए ओवरऑल लिखना हो आपके लाइन ग्राफ का, तो आप सिंपली लिख सकते हो, मान लीजिए ये जो नो चेंज वाली ये सी है, यहाँ पे मैं लिखूंगा ओवरऑल, फुल स्टॉप लगाऊंगा, उसके बाद फिर मैं लिखूंगा भी जो ए लाइन है वो अपवर्ड ट्रेंड शो कर रही है। देन कैसे लिखूंगा मैं उसको, ए लाइन एक्सपीरियंस्ड वर्ड लगाऊंगा, ये चीज़ नोट करना मैं लिख कैसे रहा हूँ, ए लाइन एक्सपीरियंस अपवर्ड ट्रेंड। ठीक है, कोमा लगाऊंगा, while on the other hand, while on the other hand, ये कनेक्टर है, फिर कोमा लगेगा, while on the other hand be represented। देखो ज़्यादातर पास्ट में रहता है इसलिए मैं पास्ट लिखूंगा, be represented डाउनवर्ड ट्रेंड की जगह पे ट्राजेक्ट्री वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो। ट्राजेक्ट्री किसकी जगह पे, ट्रेंड की जगह पे, नोट कर लेना आप, ट्राजेक्ट्री। while बी रिप्रेजेंट डाउनवर्ड ट्राजेक्ट्री थ्रू आउट द कंप्लीट पीरियड
सारे पीरियड के दौरान जो तो ए लाइन थी वो तो ऊपर ही बढ़ती रही और जो बी थी वो नीचे बढ़ती रही। तो सारे पीरियड के दौरान की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे आप शो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने सी वाले का भी बताना है, मान लीजिए नो चेंज है, पहली बात बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना ओवरऑल बहुत होता है। लेकिन फिर भी अगर आपने ए ऐड करना हो तो आप कह सकते हो बी हाउएवर जो आपका सी है इट शोड नो चेंज, सी शोड नो चेंज, ठीक है। ऐसे नॉर्मल सा आप लिख सकते हो। तो ये देखो कितना अच्छा और ब्यूटीफुल सा ओवरऑल बन गया। ए लाइन एक्सपीरियंस अपवर्ड ट्रेंड वाइल ऑन द अदर हैंड बी रिप्रेजेंटेड डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी या फिर ट्रेंड थ्रू आउट द कंप्लीट पीरियड। तो अब आप चीज़ नोट करो, ऐसी अगर आपने लिखी हो इंट्रो पैसिव फॉर्म में, ऐसा लिखा हो ओवरऑल पूरा एडवांस्ड लेवल का, और ऐसी हो आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन, तो आपके अपने आप ही 3 में से 2.5 बैंड दे देगा एग्जामिनर। तो हेलो सर। हाँ जी। सर अपना जी इंट्रोडक्शन लिखी है चावी लाइन लिखी थी ना, डाटा वैस कैलिब्रेटेड इन हाँ जी। परसेंटेज, मैं हाँ जो जी। इंट्रो है ना हम्म। उसमें द डाटा वाज कैलिब्रेटेड इन परसेंटेज और इन नंबर्स ऐसे लिखते हैं ना। लिख दो, बाकी जरूरत नहीं है। नहीं वो कहते नहीं है डाटा लिखना पड़ता है। नहीं नहीं, कोई रूल नहीं गा यार एवें दा। अच्छा। हाँ, कोई रूल नहीं गा। ये और मैं सेंटर पे मैं ना देखो, आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको बेसिक कंसेप्ट टास्क 1 के क्लियर कर रहा हूँ। अब ठीक। कल मैं आपको एक टास्क 1 करवाऊंगा, उसके बाद थर्ड क्लास में मैं आपके सामने ना आईडीपी की वेबसाइट ओपन करूंगा, और ये जो आपके जो डाउट्स हैं ना भी वोकेबलरी वाले, कैसी वोकेबलरी यूज़ करनी है, इंट्रो को कैसे लिखना है, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। आईडीपी की प्रॉपर वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, और आपको खुद क्लियर होगा भी हाँ भी ये चीज़ हम गलत लिख रहे थे, ये चीज़ अब सही लिखेंगे, ठीक है। सो यस। कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सारा कुछ आएगा। एक बार टास्क 1 को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज, फिर जब टास्क 2 पे आएंगे ना तब मैं वेबसाइट दिखाऊंगा, क्योंकि टास्क 1 का बहुत कम दिया हुआ है वेबसाइट पे, टास्क 1 2 का ज़्यादा है। तो टास्क 2 जब स्टार्ट करेंगे, उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे, तब मैं वेबसाइट दिखाऊंगा। तब आपके टास्क 1 का भी वहाँ पे तो होगा और टास्क 2 का भी, सारे डाउट क्लियर करेंगे, ओके ठीक सर। है। तो ये तो यहाँ पे आपकी मैंने आपको बताया भी ऐसे आपने ओवरऑल लिखना है लाइन ग्राफ का। अब एक चीज़ और है, जो आपका बार ग्राफ है ना उसका भी ओवरऑल आप सेम ट्रेंड के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। देखो मर्जी आपकी है, तरीका मैं बता सकता हूँ। अगर आपने लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, अगर नहीं लिखना तो आप जैसे लिखते हो वैसे भी लिख सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। मैं आप पे चीज़ें थोप नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं आपको बता सकता हूँ भी कैसे कैसे आप लिख सकते हो। मान लीजिए ये एक बार ग्राफ है, तो ये देखो ये लगातार बढ़ रहा है, मतलब इसके ऊपर मैंने एक लाइन लगा दी, ये है अपवर्ड ट्रेंड, समझे। तो ये अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है, तो बार ग्राफ का भी आप लिख सकते हो, ठीक है। एक चीज़ मैं और बतानी आपको भूल गया, मान लीजिए एक लाइन ग्राफ है, वो लगातार चेंजेस शो कर रहा है, कोई बढ़ रहा है कोई नीचे आ रहा है, पहले बढ़ गया फिर नीचे हो गया। तो इस टाइप का जो ट्रेंड है उसको आपा बोलते हैं, ये शो कर रहा है फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशंस या फिर ओसिलेशंस। या जिग जैग, हाँ जी, जिग जैग ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ चलो लिख जिग लो जैग कोई पाथ। नहीं, ठीक है। फ्लक्चुएशंस या फिर ओसिलेशंस या फिर जो भी तुसी लिखते होंगे तुसी लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। तो नो इशू, आप लिख सकते हो। तो जो लाइन लगातार चेंजेस शो कर रही है उसको आप फ्लक्चुएशंस या फिर ओसिलेशंस बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको भी अगर आपने ओवरऑल में शो करना हो भी, कोई भी लाइन शो कर रही है तो आप उसे लिख देना इट शोड फ्लक्चुएशंस, ठीक है। रिप्रेजेंटेड ओसिलेशंस। तो सेम लाइक डैट अगर बार ग्राफ है आपका, कोई बार ग्राफ है तो बार ग्राफ कोई ऊपर है कोई नीचे है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, मतलब ये भी क्या शो कर रहा है, फ्लक्चुएशन। जो भी बार ग्राफ होगा उसके ऊपर लाइन लगा के देख लेना उसके अकॉर्डिंग, जैसे ये ऊपर ये नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, मतलब ये फ्लक्चुएशन। तो आप बार और लाइन दोनों को ट्रेंड के अकॉर्डिंग
ओवरऑल में लिख सकते हो ट्रेंड के अकॉर्डिंग, बार और लाइन दोनों को। क्लियर है? यस सर। Yes. ओके, अब आपका डाटाबेस 2 रह गए हैं ओवरऑल, आपका पाई और टेबल, उसका भी मैं बताता हूँ क्योंकि मैप और प्रोसेस का वो अलग है, कंसेप्ट है, उसको अलग से स्टार्ट करेंगे, पहले डाटाबेस को कवर करेंगे। जो आपके रहते हैं लाइन और टेबल, उनको भी क्लियर करके फिर आप क्लास को करेंगे। तो जो आपकी रहती है ये आ गया पाई, ठीक है, और ये मान लीजिए आपका आ गया टेबल, ठीक है। पाई में ऐसे हो गया, कोई इतना यहाँ पे हो गया, ऐसे हो गया। तो टेबल में आपको पता ही है कि एक टेबल बना होता है ऐसे, तो इसमें क्या रहता है 11%, इसमें आप लगा सकते हो 20, इसमें 31, इसमें 14, तो ऐसे परसेंटेज रहती है ना, 6, 7। तो यहाँ पे भी कोई पर्टिकुलर चीज़ है, ए, ये बी, ये सी, ठीक है, इसकी वैल्यू है 10, इसकी 12, इसकी है 19, ठीक है। तो ऐसे आपका एक पाई आएगा और ऐसे आपका एक टेबल रहता है। तो इसमें ओवरऑल में आपने कैसे, ओवरऑल इनका कैसे लिखना है, देखो जिन बच्चों को इतना भी नहीं पता अभी पाई कौन सा है, टेबल कौन सा है, तो प्लीज़ वो गूगल पे जाकर एक बार ये चीज़ें थोड़ा देख लें, थोड़ी बेसिक नॉलेज ज़रूरी होनी चाहिए। अगर आप आइल्स कर रहे हो तो इतनी नॉलेज बच्चे को खुद गेन करनी है, अभी पाई कौन सा होता है, टेबल कौन सा होता है, ये नहीं चीज़ें पता था। आपकी 10th से आपके सिलेबस में आ जाती हैं, तो इतनी नॉलेज होनी चाहिए बच्चों को। अगर नहीं है तो आप गूगल करके देख सकते हो उन चीज़ों को, ठीक है। तो ये आपका आ गया ओवरऑल। अब मैं लिखता हूँ ओवरऑल पाई और टेबल का। देखो ओवरऑल लिखने के लिए पाई और टेबल को सेम एक कंसेप्ट यूज़ करेंगे जैसे लाइन और बार का किया है, उसमें मैंने ट्रेंड बताया था। इसमें आप मैक्सिमम एंड मिनिमम देख लेना, ठीक है। मान लीजिए ये जो आपका पाई है इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज है 20 वाले की, 20 वाले का सपोज करो नाम है, 20 वाले का सपोज करो नाम है बी, ठीक है। और सबसे कम है 6 वाले के, 6 वाले का सपोज करो नाम है एफ, ठीक है। अब मैं ओवरऑल लिखता हूँ सेम लाइक बी, टेबल का भी ऐसे ही जाएगा ओवरऑल द मैक्सिमम डोमिनेंस इज गिवन टू, ऐसे आपने स्टार्ट करना है, द मैक्सिमम डोमिनेंस इज गिवन टू, इसके बाद टू के बाद वो उसका नेम आएगा जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगी, चाहे आपका पाई है चाहे आपका टेबल है। जिसमें 20 की सबसे ज़्यादा परसेंटेज है बी की, तो मैं लिखूंगा गिवन टू बी, द मैक्सिमम डोमिनेंस इज गिवन टू बी। उसके बाद जिसकी कम है उसको कैसे लिखूंगा मैं वाइल ऑन द अदर हैंड, सबसे ज़्यादा कम थी एफ की, एफ हिट द लास्ट, अदर हैंड लगाना जरूरी है। बिल्कुल लगाना जरूरी है, कोई ना कोई कनेक्टर तो लगाना ही पड़ेगा ना, एक मैक्सिमम एक मिनिमम लिखने जा रहे हैं। वाइल ऑन द तो अदर हैंड की जगह पे आप हाउएवर लिख दो, बट लिख दो। ਇੱਕ तो ਸਾਰਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੋਣਾ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਤੇ ਬਟ ਆਲਸੋ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। नहीं कोई इतना ही यार, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਬਟ ਆਲਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਓਵਰਆਲ 'ਚ ਥੋੜੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ। देखो ਓਕੇ ओवरऑल, ओवरऑल में क्या रहता है, ओवरऑल में मैं अब लिखने जा रहा हूँ भी एक तो मैक्सिमम एक मिनिमम, मतलब ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा है और एक चीज़ जो सबसे कम है, मतलब इन दोनों की वैल्यू लिखने जा रहा हूँ मैं। अब दोनों को मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, अगर दो सेंटेंसेस को एक लाइन में लिखना है तो आपको उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी।
अब दोनों चीजें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, मतलब जो कनेक्टर लगेगा वो कॉन्ट्राडिक्ट कनेक्टर। तो कॉन्ट्राडिक्ट कनेक्टर कौन से होते हैं? वाइल, ऑन द अदर हैंड, हाउएवर, बट, ये होते हैं। समझे? सर वेयर एज यूज कर सकते हैं? कैसे? ਸਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚਾਹੇ ਤੇ ਵਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹਾਊਐਵਰ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਵਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ। नहीं, कोई इशू नहीं है इस चीज का, कोई इशू नहीं है इस चीज का। देखो वाइल, सर वेयर एज यूज कर सकते हैं? वेयर एज वेयर एज यूज कर सकते हो, कर सकते हो आप वेयर एज। देखो बच्चे, मैं जो चीज़ लिखवा रहा हूँ ना, मैं ये नहीं बोल रहा यही सिर्फ सही है। इसके अलावा आप जो भी कनेक्टर यूज़ करते हो ना, आप एज इट इज़ वही रखो। जस्ट तरीका ये यूज़ कर लो जैसे मैं लिख रहा हूँ। कनेक्टर्स के अलग अलग फॉर्म्स हैं, मैं कह रहा हूँ बट भी आता है, वाइल, वेयर एज भी आता है। तो आप जो यूज़ करते हो वो यूज़ करो, लेकिन इस वे के साथ करो। समझें? तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है? अभी सर ने जो लिख दिया वही लिखना पड़ेगा हमें? नहीं, कनेक्टर कोई भी यूज़ करो आप, लेकिन कनेक्टर होना चाहिए और जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है वही होना चाहिए, ठीक है? एफ हिट द लास्ट इन द लिस्ट। तो ऐसे आप इसका ओवरऑल लिख सकते हो, चाहे टेबल हो चाहे पाई चार्ट हो। अब कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। सर ये जरूरी नहीं होता कि ओवरऑल में आपने जो आइटम्स का नाम लिखना ही होता है, नहीं, ये तो नहीं। जरूरी नहीं है। ओके सर। देखो ये ए और बी में तो नेम तो आएगा ना, यहाँ पे जो बी लिखा है मैंने और ए लिखा है, वहाँ पे नेम ही आएगा वैसे तो। ओके सर। हाँ जी, बोलो बोलो। और किसी बच्चे का इस आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो अभी। पर ओवरऑल च नंबर नहीं ना यूज कर सकते, जिदा परसेंटेज ਦਾ नंबर 20% नहीं, है डाटा यूज़ नहीं करना ओवरऑल में, आप ईयर मेंशन कर सकते हो। सर ये मैं प्रोडक्ट का नेम यूज कर सकते हैं और प्लस कोई भी टाइम पीरियड जो भी दिया हो हाँ वो जी, शो हाँ कर जी, हाँ सकते हैं। जी, डाटा यूज़ नहीं करना, परसेंटेज वगैरह यूज़ नहीं करनी। ठीक है सर। ओके सर। और कोई डाउट? नो सर। क्लियर है? यस सर। हाँ जी, Yes, sir. कोई इशू नहीं है। अगर किसी भी बच्चे का अगर कोई डाउट रहता भी है तो आप मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। आज की क्लास का कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है? यस सर। तो कल की क्लास में क्या करेंगे, एक मैं लाइन ग्राफ आपके सामने राइट करूँगा, ठीक है? एक सैम्पल राइट करेंगे प्रॉपर लाइन ग्राफ का। तो आप ऐसे करेंगे, कल लाइन ग्राफ का सैम्पल कर लिया। अब आप मुझे ये बता दो सारे बच्चे एक बार भी क्लास को कैसे कंटिन्यू करना है। कि एक तो सबसे पहले मैं टास्क 1 कवर करवा देता हूँ सारे, फिर टास्क 2 पे आऊँ, या फिर टास्क 1 एक दिन टास्क 2 एक दिन, कैसे करना है? टास्क 1 भी करा दो सर सारे। सर पहले टास्क 1 कंप्लीट होगा, उसके बाद मजा आएगा सर आगे। चलो ठीक है, तो सबसे पहले टास्क 1 सारे कंप्लीट करते हैं, फिर टास्क 2 पे टास्क 1 जाएंगे। वीक होना थोड़ा यार सर। कोई इशू नहीं है, तो ऐसे ही तो कंटिन्यू कर लेंगे कि सबसे पहले टास्क 1 सारे कंप्लीट करते हैं, देन टास्क 2 पे जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर प्रैक्टिस अच्छे से होती जाएगी तो आपके माइंड में सेट रहता जाएगा सारा कुछ। टास्क 1 जैसे आज लाइन किया, पाई करेंगे, टेबल करेंगे, तो उतनी ही ज़्यादा सेट होएंगी आपके माइंड में चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी रिपीट होती जाएंगी ना, तो उतनी ज़्यादा सेट होती जाएंगी। नो इशू। सर ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन टास्क 2 और एक दिन 1? वो मिक्स हो जाएगा, आपके लिए मुश्किल है, मुझे कोई इशू नहीं है। पहले हम टास्क 1 कंप्लीट करते हैं, उसके पता बाद क्या है, टास्क टास्क 2। 1 जैसे जैसे कंप्लीट करेंगे उतना ज़्यादा टास्क 1 सेट हो जाएगा आपका। टास्क 2, यस सर पहले हाँ टास्क 2 लेवल जब आएगा तो टास्क 2 अच्छे से सेट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा अगर टास्क 1 टास्क 2 करेंगे तो दोनों वो यस भी। सर लेवल बाय लेवल बढ़ते हैं सर, हाँ सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। 15 डेज है सर, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो ओके, तो आज की क्लास करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो कल की क्लास में दोबारा कंटिन्यू करेंगे आपके लाइन ग्राफ के साथ, ठीक है?
ओके सर। तो ओके सर। ओके, कोई भी डाउट हो आप मुझे क्लियर कर सकते हो। ओके, ओके सर। तो आज की ये क्लास थी आपकी बेसिक कंसेप्ट के। तो अब अगर कोई भी बच्चा अब भी क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो उसको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा ये वाला। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और क्लास और बैच को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।